हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी मेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम यानी फीमेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गमीटोफाइट यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नॉट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म। इट इज अराउंड 60 माइक्रोन इन लेंथ एंड अबाउट बोल सकते हो 0.5 मिलीमीटर्स का होता है। ठीक है, वहीं पे ये एक मोटाइल सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। साथ ही में एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक तरीके से मूवमेंट पॉसिबल होती है, इसमें मूवमेंट होती है फॉर रीचिंग टू द ओवम। ओवम तक पहुंचने के लिए ये मोटाइल होता है, मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म और द एंटेरियर और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एज हेड। ठीक है, स्पर्म के प्रॉक्सिमल पार्ट यानी स्टार्टिंग के पार्ट को, पोर्शन को हम हेड बोलते हैं, विच इज हैविंग एन एक्रोसोम एट द एंटेरियर मोस्ट साइड। सबसे एंटेरियर साइड पे इसमें एक्रोसोम होता है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये बना हुआ है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है। अब ये लाइजोसोम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक्रोसोम ये लाइजोसोम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और ये हाइल्यूरोनिक एसिड इसमें एक तरीके की एंजाइम होती है। ये एंजाइम इसको एंट्री देने में हेल्प करती है इनसाइड द ओवम। कैसे देती है वो हम देखेंगे आगे। तो बेसिकली एक्रोसोम इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट इन द हेड ऑफ द स्पर्म एंड इट इज कंटेनिंग एन एंजाइम कॉल्ड एज हाइल्यूरोनाइडेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द हेड इट इज हैविंग अ न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड बिकॉज इट इज अ गमिट। तो गमिट का न्यूक्लियस कैसे होना चाहिए? हैप्लॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द नेक रीजन इट इज हैविंग अ सेंट्रियोल। देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, वन इज डिस्टल एंड अदर इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल यानी पहला और डिस्टल यानी आखिरी का। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल है, बट हमें एक ही क्यों दिख रहा है? एक सेंट्रियोल इसके पीछे है। स्पर्म को ऐसे बाहर निकालो, आगे एक सेंट्रियोल दिखेगा और पीछे एक सेंट्रियोल दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 2 सेंट्रियोल, वन इज द डिस्टल एंड अनदर इज प्रॉक्सिमल विच इज बिहाइंड इट, उसी के ठीक पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। अब यहाँ पे डिस्टल पीस से कुछ एक्सॉन फाइबर रन कर रहे हैं, देखो ब्लैक कलर के, दीज आर द एक्सॉन फाइबर विच इज रनिंग फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, एंड सराउंडिंग दैट एक्सॉन फाइबर, उसके एक्सॉन फाइबर के सराउंडिंग में देयर आर द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज स्पाइरली अरेंज। उसने उसको रैप करके रखा है, स्पाइरली अरेंज है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम नेबनकर्न बोलते हैं। नेबनकर्न इज व्हाट? द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडिंग द एक्सॉन फाइबर ऑफ अ स्पर्म। तो स्पर्म के एक्सॉन फाइबर के सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली द नेबनकर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म क्योंकि बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करने वाला है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज फुलफिलिंग दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पर्मेटोजुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल की। तो टेल इज द मोस्ट एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द स्पर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, स्पर्म का जो डायरेक्शन होता है, स्पर्म की जो मूवमेंट एजिलिटी होती है, वो किसके वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द टेल। तो टेल का भी हम देखते हैं, टेल के स्ट्रक्चर में भी देयर आर द एक्सॉन फाइबर रनिंग थ्रू द टेल थ्रू विच द स्पर्म कैन शो इट्स मूवमेंट। ठीक है, एंड स्पर्म का भी एक मिडल पीस या स्पर्म का भी एक मेन पीस होता है। दैट मेन पीस ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एज वेल एज प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू द स्पर्म। तो ये था टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte के बारे में। अब सेकेंडरी oocyte का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जो कि मियोसिस 2 अभी भी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। हम बोलते हैं जब गमीटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है, तो उसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 2 प्रोसेस होती है, बट इसमें सिर्फ मियोसिस 1 ही हुआ है, अभी भी मियोसिस 2 नहीं हुआ है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। और ऐसे ही बिना सेकेंड मियोसिस हुए ये स्ट्रक्चर रिलीज हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी oocyte या ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये मेन सेल है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में हमें ये जो पहली लेयर दिख रही है, दैट the blue layer, this layer is called as the vitelline membrane या plasma membrane. This layer is called as vitelline membrane or
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। और इसमें यहाँ पे हमें एक न्यूक्लियस दिखता है जिसको हम जर्माइनल वेसिकल भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म होता है उसको ऊप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, अब इस विटिलिन मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन है जो कि हार्ड मेम्ब्रेन है, कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ज़ोना पेल्यूसिडा, एंड ज़ोना पेल्यूसिडा ये जो लेयर है ये थिक और हार्ड लेयर होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है बेसिकली। और इन दोनों के बीच में द विटिलिन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पेल्यूसिडा दोनों के बीच में हमें ये जो खाली जगह दिखती है, दिस ओपन स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज प्री विटिलिन स्पेस, जिसमें ये पोलर बॉडी लाइव कर रही है। पोलर बॉडी वही बॉडी है क्योंकि अभी भी इसमें मियोसिस 2 नहीं हुआ है। जब मियोसिस 2 होगा तब ये एग सेल अलग होगा, पोलर बॉडी अलग होगी। ठीक है, तो ये पोलर बॉडी अभी भी प्री विटिलिन स्पेस में है। इसके बाद हम बात करते हैं द आउटर पार्ट इज कवर्ड बाय द ग्लोमेरुलोसा सेल, जिसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ग्लोमेरुलोसा सेल से पूरा ये स्ट्रक्चर बना, पूरा इनकवर्ड होता है, जिसको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। एंड दैट कोरोना रेडिएटा इज हैविंग एन हाइल्यूरोनिक एसिड बिटवीन देम। तो ये जो सेल्स है इनके आजू बाजू हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, जिससे ये सेल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, हाईली कॉम्पैक्टली चिपके हुए होते हैं, स्टिक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से कोई भी बाहर का पार्टिकल या स्पर्म जैसा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें ऐसा डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। बट जब स्पर्म इस पे हिट करता है तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसमें से एक एंजाइम रिलीज होती है हाइल्यूरोनाइडेज, और हाइल्यूरोनाइडेज इस हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक करती है, खत्म कर देती है, हाइड्रोलाइज कर देती है, जिसके वजह से अब यहाँ पे जितना भी हाइल्यूरोनिक एसिड था बीच में इनके, वो रिमूव हो जाता है और ये सेल में अब चिपकने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब ये अलग अलग हो जाते हैं और स्पर्म को एंट्री मिल जाती है इनसाइड द ओवम। ठीक है, वो ज़ोना पेल्यूसिडा को हिट कर देता है, टच कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एग का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इन पार्ट से बना होता है। साथ ही में एग पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन शो करता है एग। जिस डायरेक्शन में हम देखते हैं पोलर बॉडी और जर्माइनल वेसिकल है या न्यूक्लियस है, उस पार्ट को एनिमल पोल बोला जाता है, और उसी के ठीक अपोजिट पार्ट को वेजिटेटिव पोल बोला जाता है। तो बेसिकली द एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल होता है। इसका जो साइज होता है वो 100 माइक्रोन तक का होता है, अराउंड 0.1 mm। ठीक है, राउंडेड और नॉन मोटाइल होता है ये। इसमें हम देखते हैं द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज द विटिलिन मेम्ब्रेन, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना पेल्यूसिडा, इन बिटवीन दे आर हैविंग अ स्पेस कॉल्ड एज प्री विटिलिन स्पेस। इन दैट स्पेस द पोलर बॉडी इज लाइंग। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड एज द ऊप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज जर्माइनल वेसिकल, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। Again, it is all covered by the granulosa cell, which is called as corona radiata, which is containing the hyaluronic acid between them, not inside them. उनके अंदर नहीं होता, उनके बीच में होता है। ठीक है, so whenever the sperms make the contact with the egg cell, it releases the hyaluronidase, which hydrolyzes the hyaluronic acid, so that वहाँ का पूरा फेविकॉल ऐसा निकल जाता है, तो ये सेल अलग हो जाते हैं एंड द स्पर्म मेक्स कांटेक्ट विद द एग सेल। जैसे ही स्पर्म का एग सेल के साथ कांटेक्ट होता है वो मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर देता है। मियोसिस 2 कंप्लीट करना यानी ये पोलर बॉडी अलग हो जाती है, एग सेल अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है एग सेल का, और स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्पर्मेटोज़ोआ यानी मेल गमेट का। आई होप वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी या क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, इतना काफ़ी है, इससे मेरे को भी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच।